सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खलबत्ते में आज आपने पत्रकार परिषद बुलाया है और आपके बुलाने पे हम आए हैं। तो आखिर क्या वजह है कि आप पत्रकार परिषद लेना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? आज की जो पत्रकार परिषद का जो मकसद है, आज मैंने हमारे अंसारी साहब, हमारे राफ़े भाई, इनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि मैं जो है तो एक ऐलान करना चाहता हूँ। जी। आने वाली विधानसभा जो है तो अटल समाज सेवा संगठन के तमाम कार्यकर्ता जो है तो कार्यकर्ता और उनके जो हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सब का मशवरा है कि आने वाली विधानसभा में जो है तो अटल समाज सेवा जो है तो नज़ीरुद्दीन फ़ारूकी इनकी शक्ल में जो है तो हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और आज का जो पत्रकार परिषद का जो मकसद है वो यही मकसद है कि हम आने वाली विधानसभा का जो है तो हम आज से ही जो है तो उसका हमने आगाज़ किया है और हमारी तमाम टीम काम के ऊपर लग गई है और मैं नज़ीरुद्दीन फ़ारूकी अटल समाज सेवक आने वाली विधानसभा लड़ने जा रहा हूँ। सर, हम देखते हैं कि अब जैसा आपने ऐलान किया है, हमारे पास महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है और भी दीगर पार्टियां हैं, तो आप क्यों किसी पार्टी से आपने संपर्क किया है कि भाई क्योंकि आज़ाद लड़ना कोई मजाक नहीं होता है जी। तो और कौन से कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, लड़ना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है? मतलब देखिए, आज़ाद लड़ना या किसी पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना या किसी संगठन के साथ में लड़ना, ये जो बुनियाद है ये आपके कार्य के ऊपर बुनियाद होती है। आप चाहे किसी भी पार्टी को लो, शिवसेना ले लो, भाजपा ले लो, MIM ले लो या कांग्रेस ले लो, अगर आपका पाया ज़मीनी लेवल पे अगर मजबूत नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। हमको ऐसा लगता है कि हमने समाज के हित में काम किया है और समाज हमारे साथ खड़ा होगा और समाज आज लोकसभा के जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि समाज ने ये निर्णय ले लिया है कि जो चेहरे पुराने हैं उन चेहरों को बाजू में रखते हुए लोग जनता जनार्दन जो है तो नए चेहरों को जगह दे रही है। इस लोकसभा की जो रणनीति हुई और उसके अंदर जो रिज़ल्ट लगे तो उससे हमको ये मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं जो है तो जनता जनार्दन जो है तो नए चेहरों को पसंद कर रही है और इसी के तहत हमने भी जो है तो जनता के बीच में जाकर काम किया है और हमें ऐसा लगता है कि जनता हमारे साथ इंसाफ करेंगी, क्योंकि हमने आज तक किसी पार्टी का जो है तो हमारे ऊपर किसी का सिंबल नहीं है कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। ये जनता जनार्दन जानती है और इसी सब हमारे कार्य को जो हमने जनता के हित में बार बार काम किए हैं और जो है तो उनके कामों को जो है तो मार्क लगाया है। हमको अब लगता है कि अब हमने जनता के बीच में जाना चाहिए, इसीलिए अटल समाज सेवा संगठन जो है तो अब मैदान में उतर रहा है। एक सवाल ये है अंसारी साहब आपसे, अभी जो लोकसभा का जो निकाल आया है, जो नतीजे आए हैं, जिसमें संदीपान भुमरे साहब को 4,76,130 वोट मिले, इम्तियाज जलील साहब को मिले 3,41,480, चंद्रकांत खैरे साहब को 2,93,450, अफसर खान साहब को मिले 1,50,266। तो इन नतीजों का आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया था। जनता को चुनकर लाना था। आज भले ही हर किसी ने अपने तरीके से काम किया, चाहे चंद्रकांत खैरे हो, इम्तियाज जलील हो या संदीपान भुमरे हो, लेकिन जनता ने एकदम
जिसका मतदार संघ भी यहाँ नहीं है, उस बंदे को चुन कर लाया है। ये लोकसभा की सबसे बड़ी जो है तो ऐतिहासिक चीज़ें है ये, क्योंकि लोकसभा में जिसका मतदार संघ भी यहाँ पर ना हो और वो बंदा यहाँ से चुन कर आता है, यानी जो है तो जो समाज है ये पुराने चेहरों से बदजन हो गया है। ये हमें इस इलेक्शन को देखते हुए और ये जो इसका रिज़ल्ट का जो परसेंटेज है उसको देखते हुए ये समझ में आया कि जनता अब नए चेहरों को पसंद करती है, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। जनता को कुछ बताना नहीं पड़ता है कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है, ये जनता को अब बोलना नहीं पड़ता है। इसी का रिज़ल्ट आज जो है तो संदीपान भुमरे के ज़रिए से उनकी शक्ल में आज हमको लोकसभा में देखने को मिला है। सर, आज फिर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऐसी अफवाहें चल रही हैं, ऐसे इस्लाम तराशा चल रही हैं कि ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भी हुआ है, ये जातिवाद को थोड़ा बहुत देखने में आपको लगता है कि वाकई ये इसमें जातिवाद हुआ है कि ये खाली अफवाहें? बहुत अच्छा सवाल किए अंसारी साहब। मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने जो कहा है कि इस इलेक्शन में जातिवाद हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है तो कुछ मेरे समाज की भी गलतियां हैं। आप मुद्दों को, आपके कार्यों को, आपने जो वर्क किया है उसको सामने रखते हुए इलेक्शन लड़ना चाहिए था। आज हमें उम्मन देखने को ये मिला है कि आज जो है तो पूरा के पूरा समाज जो है तो एक तरफ उसका रुझान नज़र आया। तो ये जो है तो कहीं ना कहीं दिगर समाज को ऐसा लगा है कि जो है तो एक समाज जो है तो बिल्कुल हमारे विरोध में काम कर रहा है या कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के वजह से जो है तो आज ये जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट एक तरफा नहीं आया है, क्योंकि समाज के अंदर जो है तो बंटवारा हुआ है। मुस्लिम समाज अलग बढ़ गया है, अदर ओबीसी समाज बढ़ गया है, मराठा समाज बढ़ गया है। ये जो रिज़ल्ट आया है ये जो है तो बटा हुआ रिज़ल्ट है। और मुझे लगता है कि अगर हमको कामयाबी लेना है, अगर खुसूसन जैसा अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज को अगर ऊपर के अहदे पर जाकर बैठना है या फिर ऊपर के दर्जे के ऊपर खासदार बनना है, आमदार बनना है, तो आपको निचली जाति, जो नीचे के तबके की जो धर्म है, जो जात है, तो उनको हमको साथ में लेना पड़ेगा। ओबीसी एसटी जो समाज है तो हमको उनको साथ में लेना पड़ेगा, तो तभी हम जाकर जो है तो इसमें जो है तो विरोधी पक्ष को हम हराने में कामयाब हो सकते। वरना जो है तो अगर सिर्फ मुस्लिम वोटिंग को अगर आप बात करेंगे तो मुस्लिम वोटिंग के ऊपर जो है तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमको दिगर समाज का साथ लेना पड़ेगा जो हमारे कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी एसटी में जो लोग आते हैं, जैसे दलित समाज हो गया, धनगर समाज हो गया और दिगर समाज जो ओबीसी में आते हैं, तो उनको हमको साथ में लेकर जो है तो इलेक्शन लड़ना होगा। उनके ऊपर हमको जो है तो विश्वास, उनको हमको विश्वास में लेना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तभी जाकर हम जो है तो किसी रिजल्ट पर जाके पहुंच सकते हैं। वरना जो है तो सिर्फ आप एक धर्म को, एक जाति को अगर साथ में लेकर इलेक्शन लड़ने की और जीतने की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। सर, अभी आपने कहा है कि इसके अंदर मतलब एक समाज को दबाया जा रहा था, एक समाज की तरफ जा रहा था, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। खाते अंदर साहब ने मराठाओं के लिए भी आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट के अंदर धनगरों के आरक्षण पे आवाज़ उठाई, यहाँ के आदत घोटाले पे आवाज़ उठाई, दलित समाज को मतलब लेके चला। ये अखबारात में भी, मीडिया पे, जैसा आपने कहा कि तो फिर जब समाज को लेके चला तो फिर रिजल्ट क्यों आया ऐसा? साहब, रिजल्ट आने की वजह है, रिजल्ट आने की वजह ये है कि रिजल्ट लाने की वजह ये है, उसकी मेन वजह कि आप अगर किसी दिगर पार्टी से अगर आप उम्मीदवार होते तो यकीनन इसका रिजल्ट कुछ अलग होता, क्योंकि आपकी जो पार्टी है, जैसे मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं कि आप बोलेंगे ये बात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं कि जैसे कि एक मुसलमान
जी एक मुस्लिम समाज का बंदा जैसे भाजपा को वोट देना पसंद नहीं करता, जी भाजपा को वोट कभी नहीं देगा वो, उसे गर्दन पे तलवार आ जाए तब भी नहीं देगा वो, क्योंकि उसका ईमान उसको गवारा नहीं करेगा कि वो भाजपा को वोट करे। जी उसी तरीके से अगर किसी हिंदू से, किसी कट्टर हिंदू से या और दीगर समाज के किसी बंदे से अगर बोला जाए कि आप जो है तो एमआईएम को वोट मारिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर इम्तियाज़ जलील साहब किसी और पार्टी के चिन्ह के ऊपर या राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना अगर किसी पार्टी से लड़ते तो वो शायद वो लोग वो पार्टी को देखकर इम्तियाज़ जलील को वोट मारते। आज काबिलियत की बात नहीं चल रही, ये दौर काबिलियत का नहीं है। और सही रही बात काबिलियत की बात के ऊपर बहुत लोग बोलते हैं हमेशा, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये दौर काबिलियत का नहीं है और राजकारण कभी काबिलियत के ऊपर सक्षम था ही नहीं। आप राजकीय क्षेत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अंगोटे बहादुर जो है तो मुख्यमंत्री है जी जिनको ओ भी नहीं लिखना आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जो है तो शिक्षण को और काबिलियत को बाजू में रख दो, जी इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जी ये राजकारण का इतिहास है और आपको इसके साथ ही चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं हम बहुत पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज के मुद्दे बांटने के लिए जैसे एक नोट के ऊपर हमारे पास 14-15 भाषा है, जी तो आप लोकसभा के अंदर किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बात करें। जी आपको समस्या है, वो समस्या का निवारण करना है लोकसभा में कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है, मेरे क्षेत्र में पाइप लाइन नहीं है, मेरे क्षेत्र में पानी का डैम नहीं है, मेरे क्षेत्र में रोड खराब है। आपको जो है तो आपके क्षेत्र का जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको वहाँ पर रखना है और वहाँ से आपको मंजूरी लेना है और आपकी समस्याओं का निवारण आपको स्पीकर के सामने करना है। यही जी लोकसभा के अंदर होता है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई कोई बिल पास हो का आया है, वो बिल हमारे हित में है, हमारे हित में नहीं है, उसका ऑब्जेक्शन करना है या समर्थन देना है। और अच्छे बुरे की तमीज़ आज अनपढ़ को नहीं है क्या? ज़रूरी नहीं है कि तालीम के मैदान में, हाँ एक बात है कि आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी आप बीएड, डीएड और क्या क्या डिग्रियां है आपने कर लिए है, तो ठीक है, आप जो है तो उसको थोड़ा अच्छे से पेश कर सकते हैं। बस इतना हो सकता है उसका। एक आखिरी सवाल, आपने अभी दावा किया है कि आप मध्य से लड़ने वाले जी। आमदार, तो अगर आप आमदार की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप आमदार बनते हो या इलेक्शन लड़ते हो या चुन के आ जाते हो इस चुनाव के अंदर, तो आप आम जनता के हित के अंदर क्या कार्य करने वाले हो? देखिए, आम जनता के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो जनता के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। और राजकीय क्षेत्र में काम करने वाला, चाहे एमएलए हो, खासदार हो, अगर वो अपनी ईमानदारी से अगर काम करता है, तो यकीन मानिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या चाहे एमआईएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, चाहे बीजेपी का हो, उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन शर्त यह है कि जनता क्या चाह रही है और जनता को क्या चाहिए। अगर हम उतनी चीज़ें जनता को देने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज जनता को चाहिए फ्री में बिल, लाइट बिल जो है तो जनता को फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, पानी 24 घंटे कर दो, स्कूल तालीम फ्री कर दो। पॉसिबल है। किसी दूसरे राज्य में जब ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, तो इस राज्य में क्यों नहीं? आप दिल्ली का इतिहास उठा के देख लीजिए, केजरीवाल ने करके दिखाया है। केजरीवाल बांग्लादेश, पाकिस्तान या तुर्किस्तान का नहीं है,
आज हिंदुस्तान के खित्ते के अंदर जो है तो एक राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है तो तालीम फ्री दी जा रही, लाइट फ्री दी जा रही, दवाखाने के जो है तो तमाम चीज़ें फ्री दी जा रही। तो ये सब चीज़ें जब फ्री दी जा सकती है, एक राज्य में ये काम हो सकता है, जबकि सेंटर गवर्नमेंट एक ही, जी अंसारी साहब, जी सेंटर गवर्नमेंट जबकि एक ही है, जो कि उस एक चिराग जल रहा है, उसकी रोशनी पूरे चारों तरफ मिल रही है। तो ये रोशनी के अंदर जो है तो इत्तेफाक क्यों? ये आवाज़ जो है तो उठाना चाहिए, चाहे लोकसभा में उठाना चाहिए, राज्यसभा में उठाना चाहिए, लेकिन आप जो है तो लोगों की सहानुभूति को अगर समझेंगे ही नहीं और आप जो है तो लोगों की तरफ जाएंगे ही नहीं, पहले आप लोगों के मुद्दों को समझो कि आज लोगों का प्रॉब्लम क्या है। कि एक गरीब समाज के अंदर, एक गरीब समाज का कोई बंदा अगर घाटी में या किसी और दीगर दवाखाने में वो एडमिट हो जाता है, तो उसको जो है तो आज देखिए हमारे पास मुख्यमंत्री सहायता निधि है, मगर उसको लाने का किसी को तरीका मालूम नहीं है जी कि भाई वो कहाँ से लाना चाहिए, किसका लेटर लगेगा, क्या लगेगा। जैसे कि आप आमदार का लेटर लग गया तो उसको मुख्यमंत्री सहायता की निधि मिल जाती है, जी उसका काम फ्री में हो जा रहा। तो ये चीज़ें जो है तो इन्हीं चीज़ों को जो है तो केजरीवाल सरकार ने जो है तो अमल में लाई और वो जो फंड है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने का काम किया। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं चुनकर आऊँगा तो सबसे पहले हमारे ये 4 मुद्दे के ऊपर काम होगा। लाइट फ्री, दवाखाना फ्री, पानी फ्री और तालीम फ्री में रहेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो है और इसी के तहत हम काम करेंगे। और एक बात मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है जो खालिस मुसलमानों की है और जहां पर भी खाली है, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रज़ा रही और मैं इसके अंदर कामयाब हुआ तो मैं सबसे पहले उन खाली जगहों के ऊपर उन गौर गरीब यतीम यसीर मुसलमानों को बिठाने का काम करूंगा। यही आपके माध्यम से आज जो है तो जनता के बीच में मैंने ये आज तुम्हारे ज़रिए से ऐलान किया है। सर एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ कि सर अभी आपने देखा है फिल्म चल रही है हम तो हमारे 12, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं राजनीति में गर्माहट आई हुई है, तो वो हालात कैसे देखते हैं आप? उसको लेके बहुत एक बवाल मचा हुआ है, कोई हंगामा मचा हुआ है, उसके ऊपर आप क्या अपील करें? देखिए मैं तो उसके ऊपर कहना चाहता हूँ कि देखिए हमने तो कभी भी जो है तो कभी हमने हार मानी नहीं और कभी इसके ऊपर प्रशासन अगर दखल नहीं लेगा तो प्रशासन को हमारे जैसे लोगों की दखल लेना पड़ेगी। और ये फिल्म रिलीज़ की बात तो छोड़ दो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम थिएटर वाले इनको आज इस माध्यम से अलग ऐलान कहता हूँ कि याद रखो, जिस थिएटर के अंदर भी इस पिक्चर को लगाया जाएगा उस थिएटर को हम सिलगा देने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और आज कहता हूं कि जिस भी थिएटर के अंदर ये पिक्चर रिलीज होंगी तो उस थिएटर को सिलगाने का काम नज़ीरुद्दीन फारूकी करेगा। सर आपको नहीं लगता कि आपका ऐलान ही एक तरह का गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, लेकिन जब एक समाज को आप जो है, हम संविधान के दायरे में जीते हैं, हमने कभी देश के खिलाफ में कभी कोई तंजीम नहीं उठाई, हमारे उलमाए दीन ने कभी तंजीम नहीं उठाई, लेकिन किसी समाज को अगर टारगेट किया जाएगा और किसी समाज को बदनाम करने का काम किया जाएगा और हमारे कुरान मजीद की अगर उसके अंदर जो है तो बेहुरमती का काम किया जाएगा, तो हम तमाम चीज़ों को बाजू रखकर हम सब इस देश के जो कानून है हम उसका आदर करते हैं। अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो हम कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे। सर आपको लगता नहीं कि ये काम लोकशाही माध्यम से हो सकता है? लोकशाही माध्यम से हमने निवेदन आंदोलन सब कर चुके हैं। हमने जो है तो विभागीय आयुक्त को, कलेक्टर को, तमाम जिम्मेदारों को, सीपी को, सबको हमने लेटर दिया है। अगर फिर भी प्रशासन इसके बावजूद उसको इजाज़त देता है तो हम ये समझेंगे कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है और इसी के वजह से हमको जो है तो ऐसे फैसले लेना पड़ेंगे। और ये फैसले इसलिए लेना पड़ेंगे कि आप ये मत समझो कि मुस्लिम समाज जो है तो डरता है।
शहादत का जज्बा मुस्लिम समाज में आज भी है, और जब भी दौर वक्त आएगा मुस्लिम समाज जो है तो रास्ते पर आएगा। और प्रशासन को, शासन प्रशासन को आज मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पिक्चर को जो है तो गंभीरता से ले, क्योंकि ये किसी समाज की बात नहीं चल रही है। इसके अंदर जो कुरान मजीद की जो आयतों का जो ट्रांसलेशन जो गलत तरीके से किया गया है, ये मुस्लिम समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको इस पिक्चर के ऊपर रोक लगाना पड़ेगी, वरना पिक्चर रिलीज होने के बाद में इसकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड है और उसका जो रिजल्ट आएगा, प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका नाम और पद बोल दीजिए। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक।